हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। एंड लेट मी रिपीट अगेन, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत सर जो हैं उनकी लेटेस्ट 7th एडिशन है, उसे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी हम 1 to 22 चैप्टर देख चुके हैं। इन चैप्टर्स को हमने अराउंड 60 लेक्चर्स में डिटेल में कवर किया है। अगर आपको 1 to 22 चैप्टर्स में कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ आप रिफ़र कर सकते हैं। हमारी कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। प्रेजेंटली अगर हम बात करें जिस चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं वो है चैप्टर 23, जिसका टाइटल है पार्लियामेंट, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर्स कंडक्ट करा चुके हैं, जिसके अंदर हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए हैं अर्लियर। क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है तो इसमें कुछ लेक्चर्स लगेंगे। हम बात कर रहे हैं हमारे पार्लियामेंट्री चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। हम जिस टॉपिक्स पे पहुंचे हैं वो है सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। आज देखिए, आज का जो लेक्चर होने वाला है उसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज़ आपको देखने को मिलेगी जो जनरली पार्लियामेंट के सेशंस जब होते हैं तब क्या है यूज़ की जाती है। टर्मिनोलॉजी क्या है, किसके द्वारा यूज़ की जाती है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। प्लीज़ फोकस ऑन द लेक्चर्स। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, तो देखिए सबसे पहले इसके अंदर हम देखते हैं सम्मनिंग। सम्मनिंग के अंदर क्या, सम्मन करना मतलब हाउस को बुलाना, हाउस को क्या करना, सम्मन करना, इनवाइट करना कि हाउस सेशन में आएगा। तो ये कौन करते हैं, फर्स्टली हमें याद रखना है प्रेसिडेंट। तो भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो क्या है, फ्रॉम द टाइम टू टाइम सम्मन करते हैं किसको, ईच हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को। कब, टू मीट एट सच अ टाइम एंड द प्लेस एज ही और शी थिंक फिट, उन्हें जो सही लगता है उस समय पे और उस प्लेस पे बुलाया जाए बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा को, टाइम टू टाइम, बाय हुम, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट द मैक्सिमम गैप बिटवीन द 2 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बी मोर देन 6 months। राइट, कि भाई 2 सेशंस के बीच का यानी कि 2 मीटिंग जो होगी उसके बीच का, हम बोल सकते हैं 2 सेशंस होंगे, उनके बीच का टाइम गैप जो है वो 6 months से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई पार्लियामेंट जो है एटलीस्ट ट्वाइस इन अ ईयर एटलीस्ट मिलनी चाहिए। क्या होता है इसका मतलब, हम लोग डिटेल में समझते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है, फर्स्टली अगर हम बात करते हैं सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट की, देखिए फर्स्टली क्या है, अगर हम बात करें सेशंस, तो पार्लियामेंट के अंदर हमें टोटल 3 सेशंस देखने को मिलते हैं जनरली। ये 3 सेशंस कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट हमें देखने को मिलता है बजट सेशन जो कि सबसे लंबा होता है 4 month का, जिसका ड्यूरेशन हमें देखने को मिलता है जनरली February to मई। 4 month का सबसे लॉन्ग सेशन है बजट सेशन। उसके बाद हमें देखने को मिलता है मई के बाद क्या आता है, जून। तो जून के अंदर हॉलीडे होता है। उसके बाद हमें जो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होता है वो होता है मानसून सेशन जो कि 3 month का होता है। जून हॉलीडे हुआ, फिर उसका जस्ट नेक्स्ट मंथ यानी कि जुलाई से लेके सितंबर यानी कि 3 month का ये हुआ। फिर अक्टूबर के अंदर हॉलीडे देखने को मिलता है। फिर थर्ड और लास्ट सेशन होता है जो कि होता है विंटर सेशन, जो कि सबसे शॉर्ट सेशन होता है 2 month का, जो कि स्टार्ट होता है अक्टूबर के बाद से यानी कि नवंबर और दिसंबर। इसके बाद जनवरी क्या होती है, हॉलीडे। फिर अगेन जनवरी के बाद से फरवरी से नया सेशन स्टार्ट होता है न्यू ईयर्स के थ्रू, बजट सेशन जिसको बोलते हैं। सबसे बड़ा सेशन कौन सा है, बजट सेशन 4 month का, देन मानसून सेशन 3 month का, देन विंटर सेशन 2 month का होता है। ये उसका ड्यूरेशन देखने को मिलता है। तो 3 टाइप के सेशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा गया है कि भाई साल के अंदर 3 सेशन होने चाहिए पार्लियामेंट के मिनिमम, नो। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इतना ही लिखा गया है कि भाई 2 सेशंस के बीच का टाइम ड्यूरेशन जो है ये 6 month से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 6 months से ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब एटलीस्ट ईयर में 2 सेशन तो होने ही चाहिए। ये चीज़ें इनडायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी गई कि 2 सेशन के बीच का टाइम गैप जो है वो 6 months से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और ये सेशन बुलाता कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके अकॉर्डिंग। अब क्या वो अपने ही अकॉर्डिंग बुलाते हैं, नहीं, प्राइम मिनिस्टर एंड हीज कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रोल होता है इसके अंदर, हम लोग देखेंगे। ऑलराइट, तो ये 3 सेशंस जो हैं उनके बारे में हमें डिटेल में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सेशंस का मतलब क्या होता है, तो सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट इज अ पीरियड स्पानिंग बिटवीन द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द हाउस एंड इट्स प्रोरोगेशंस or dissolution in the case of a Lok Sabha. During the session, the House meets every day to transact the businesses. The period spanning between the prorogations of the House and its reassemble is a new session is called the recess. कि भाई बजट सेशन है,
विंटर सेशन से या इसके बीच में हम मानसून सेशन ले लेंगे। तो ये तीनों सेशन में होता क्या है जनरली, तो भाई पार्लियामेंट जो है यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अपने अपने बिजनेस चलते हैं। वो लोग क्या करते हैं, डिबेट, डिस्कशन, बिल, रिजोल्यूशन, मोशन, ये सारी चीज़ों को पास करना। बजट सेशन की बात करें तो भाई बजट के ऊपर मेन फोकस होता है, बजट को क्या करना, इंट्रोड्यूस करना, बजट को प्रिपेयर करना, बजट को पास करना, अलग अलग मोशन जो है वो पास करना। ये सारी चीज़ें क्या होती है, बजट सेशन में होती है। बाकी मानसून और विंटर सेशंस के अंदर हमको जनरली बिजनेस जो होते हैं पार्लियामेंट के, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लॉज, बिल्स वाले वगैरह लाए जाते हैं, मोशंस पास कराई जाती है और लॉ बनाए जाते हैं। वो सारी चीज़ें क्या होती हैं इन सेशंस के अंदर देखने को मिलती हैं। दोनों सेशन के बीच के टाइम पीरियड्स को हम लोग रिसेस के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट सिटिंग, अगर बजट सेशन की बात करें तो बजट सेशन की फर्स्ट सिटिंग से लास्ट सिटिंग के बीच का ड्यूरेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेशन कहते हैं। ऑलराइट, तो ये होता है सम्मन। तो सम्मन करने की पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 3 सेशन होते हैं, सबसे लंबा बजट सेशन, देन मानसून सेशन, देन विंटर सेशन फॉर 3-2 मंथ, इस तरीके से याद रखना है। अगर बात करें हम एडजर्नमेंट, अब कुछ टर्म्स आएंगे याद रखना। सम्मन करना यानी कि बुलाना हाउस को, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। अब आता है एडजर्नमेंट एंड एडजर्नमेंट साइनेडाई, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। देखिए एडजर्नमेंट का मतलब क्या होता है, तो भाई सेशन जो है ऑब्वियसली लेट्स से अगर हम बजट सेशन की बात करें तो क्या बजट सेशन कंटिन्यू रहेगा, नहीं। बीच में हो सकता है ना कुछ चीज़ें ऐसी हो कि भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से वो हो हल्ला ज़्यादा कर रहे हैं, है ना, बिजनेस नहीं हो पा रहा है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर है लोकसभा स्पीकर में, लोकसभा के अंदर स्पीकर है, राज्यसभा के अंदर चेयरमैन है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ज़्यादा हो हल्ला हो रहा है। अभी हम देखा हमने रिसेंटली परसों के दिन क्या हुआ था, न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर ये चीज़ें हुई थी, है ना। तो हो हल्ला हुआ था, तो क्या किया गया था, एडजर्न एंड एडजर्नमेंट साइनेडाई का यूज़ किया गया था, एडजर्न किया गया था। तो एडजर्नमेंट का मतलब क्या होता है, भाई लोट से अगर बजट सेशन चल रहा है तो उसके बीच में ईच मीटिंग हमको देखने को मिलती है बजट सेशंस की। और ये मीटिंग जो है वो 2 टाइप की मीटिंग होती है डेली। पहले देखो सेशन जो है, एक सेशन जो है पार्लियामेंट का, उसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं। अब ये मीटिंग जो है ना, हर एक मीटिंग जो है डे की, उसके अंदर 2 सिटिंग्स होती हैं, यानी कि डेली 2 टाइप की सिटिंग्स होती हैं। 2 सिटिंग क्या होती है, एक मॉर्निंग की, एक नून की। मॉर्निंग की होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्निंग सिटिंग, जो कि 11 से 1 के बीच में होती है। उसके बाद रिसेस होती है 1 to 2, और 2 to 6 जो है वो क्या है, आफ्टर लंच सिटिंग देखने को मिलती है, या फिर पोस्ट लंच सिटिंग भी बोलते हैं। तो भाई सेशंस के अंदर बहुत सी मीटिंग्स होती हैं डेली, हमको टू टाइप की सिटिंग्स देखने को, बहुत सी मीटिंग्स होती हैं। मीटिंग जो है वो सिटिंग्स के अंदर डिवाइड होती है। सिटिंग जो है वो भी 2 टाइप की होती है, एक होती है मॉर्निंग के अंदर और एक होती है पोस्ट लंच 2 to 6। तो हम बोल सकते हैं बिजनेस जो है पार्लियामेंट में लोकसभा के वो 11 से लेके 6 के बीच में देखने को मिलते हैं। ऑलराइट, तो ये 2 सिटिंग्स हमें देखने को मिलती है। अब ये सिटिंग जो है पार्लियामेंट की, उसको टर्मिनेट भी किया जा सकता है बाय यूजिंग द एडजर्नमेंट एंड द एडजर्नमेंट साइनेडाई का यूज़ करके, एडजर्नमेंट और एडजर्न साइनेडाई का यूज़ करके उसको क्या है, टर्मिनेट भी किया जा सकता है। प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन का भी यूज़ होता है, वो हम आगे देखेंगे। तो डिसोल्यूशन तो लोकसभा में होगा, प्रोरोगेशन दोनों में हो सकता है। तो एडजर्नमेंट जो है ना वो क्या करता है, सस्पेंड करता है द वर्क इन द सिटिंग फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम विच मे बी हावर्स, डे और वीक। तो जब भी एडजर्नमेंट किया जाएगा, पहली चीज़ मतलब क्या होता है, टर्मिनेट करना सिटिंग ऑफ द हाउसेस की। डन कौन करता है, तो भाई स्पीकर करते हैं इन केस ऑफ लोकसभा, और राज्यसभा में कौन करेंगे, चेयरमैन करेंगे। यानी हम बोल सकते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर के हाथ में होती है एडजर्नमेंट करने की पावर। और एडजर्नमेंट जो है वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए किया जाता है। वो टाइम पीरियड हावर्स भी हो सकता है, डे भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है। तो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर सिटिंग को टर्मिनेट करते हैं, सिटिंग को, अगेन मैं बोल रहा हूँ सिटिंग, सेशन नहीं बोल रहा हूँ, याद रखना। तो सिटिंग को टर्मिनेट करने की जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है एडजर्नमेंट, और ये फिक्स टाइम पीरियड्स के लिए होती है। रिमेंबर दिस थिंग्स। अगर हम बात करें एडजर्नमेंट साइनेडाई, तो ये क्या होता है, तो ये सेम चीज़ें इसमें भी होती है। भाई सिटिंग को टर्मिनेट किया जाता है, बट इसके अंदर क्या है, इनडेफिनिट पीरियड्स के लिए, यानी उसके अंदर टाइम फिक्स नहीं होता है कि भाई अभी अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या कर रहे हैं, एडजर्नमेंट साइनेडाई कर रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं सिटिंग को, तो कब मिलेंगे, कौन सा डे है, कौन सा टाइम है, वो चीज़ें नक्की नहीं होती है। तो एडजर्नमेंट में टाइम ड्यूरेशन नक्की होती है, टाइम, डे, ये सारी चीज़ें फिक्स होती है कि वापस कब मिलेंगे हम लोग, कितने टाइम के लिए, ड्यूरेशंस के लिए एडजर्न किया गया है। बट एडजर्न साइनेडाई के अंदर ये चीज़ें फिक्स नहीं होती हैं। एंड द पावर ऑफ द एडजर्नमेंट एज वेल एज द एडजर्नमेंट साइनेडाई वो किसके पास होती है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास होती है। ये दोनों पावर ये हमें याद रखना है।
और साथ ही साथ ही और शी कैन ऑल्सो कॉल अ सिटिंग ऑफ द हाउसेज बिफोर द डेट। अब देखिए एडजर्न कर दिया, एडजर्न साइनेडाई कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई उतने ही टाइम में मिलेंगे, जैसे एडजर्नमेंट साइनेडाई में तो फिक्स कर दिया, पर इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है। अगर स्पीकर यानी कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर चाहे तो उससे पहले और उसके बाद भी सेशन को बुला सकते हैं, सिटिंग को बुला सकते हैं सॉरी, तो इनसे पहले भी सिटिंग को जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के थ्रू बुलाया जा सकता है। ये याद रखना प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि भाई एडजर्न किया या एडजर्न साइनेडाई किया प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने, तो क्या उसके पहले या उसके बाद से सिटिंग को बुलाया जा सकता है? हाँ बुलाया जा सकता है। कौन बुला सकता है? वही प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही बुला सकते हैं, लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन। ऑलराइट, इसके बाद अगर हम बात करें प्रोरोगेशंस की बात करते हैं। अब हम प्रोरोगेशंस का मतलब क्या होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी कि स्पीकर और चेयरमैन होगा, डिक्लेयर द हाउस एडजर्न साइने डाई व्हेन द बिजनेस ऑफ अ सेशन इज कंप्लीटेड within the next few days the president issue the notification for the prorogations of a session. However the president can also prorogue the house while in a session. मतलब पहली चीज प्रोरोगेशन का मतलब क्या होता है, तो प्रोरोगेशंस का मतलब होता है टर्मिनेशन ऑफ एंटायर सेशन। जैसे कि हमने 3 सेशन की बात की ना, बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन, ये पूरे एंटायर सेशन को टर्मिनेट किया जाता है। अब कौन करेंगे इसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, ना कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी कि स्पीकर और चेयरमैन नहीं करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। प्रोरोग किसको? सेशन को। एंटायर सेशंस के लिए प्रोरोगेशन वर्ड यूज़ किया जाता है, जो कि बजट, विंटर, मानसून कोई भी सेशन हो सकता है। रिमेंबर दिस थिंग, प्रोरोगेशन किसके लिए होता है? एंटायर सेशन के लिए होता है, और वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में पावर होती है। क्लियर है? अब देखो एडजर्नमेंट और अगर प्रोरोगेशंस के अंदर आपको डिफरेंस की बात करें, देखिए एडजर्नमेंट की बात करें तो एडजर्नमेंट या एडजर्नमेंट साइने डाई क्या करते हैं? सिटिंग को टर्मिनेट करते हैं, जबकि प्रोरोगेशन क्या कर रहा है? एंटायर सेशन को टर्मिनेट कर रहा है। एडजर्नमेंट या एडजर्नमेंट साइने डाई कौन करता है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी कि स्पीकर या चेयरमैन, लोकसभा राज्यसभा रिस्पेक्टिवली। बट प्रोरोगेशन कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर रहे हैं। एडजर्नमेंट होगा तो भाई जितने भी बिल्स है, रिजोल्यूशन है, मोशन है, वो एज इट इज़ रहेंगे, वापस से नेक्स्ट सिटिंग होगी तब वो सारे कंटिन्यू रहेंगे। बट जब भी प्रोरोगेशंस ऑफ द सेशन होता है तो ये भी जो है प्रोरोगेशन इज डज नॉट अफेक्ट द बिल्स और एनी अदर बिजनेस पेंडिंग बिफोर द हाउस। हाउएवर यानी जितने भी बिल्स हैं बिफोर पेंडिंग द हाउसेज और बिजनेसेस हैं वो सारे क्या हैं? लैप्स नहीं होते हैं। बट जितने भी पेंडिंग नोटिसेस हैं वो सारी चीज़ें क्या हो जाती है? लैप्स हो जाती है। नोटिस वगैरह क्या है? प्रोरोगेशन में लैप्स हो जाएंगे, बाकी बिल्स वगैरह नहीं लैप्स होते हैं। बिल्स देखेंगे हम लोग डिसोल्यूशन में लैप्स हो जाते हैं। ऑलराइट, तो आई होप आपको एडजर्नमेंट और प्रोरोगेशन में डिफरेंस समझ आया होगा। अगर डिसोल्यूशंस की अगर हम बात करते हैं, हम नेक्स्ट है वो हमारा डिसोल्यूशन है। अब डिसोल्यूशंस का मतलब क्या होता है? देखिए डिसोल्यूशंस की बात करें पहले तो डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि भाई एंटायर हाउसेस को क्या कर देना? डिसॉल्व कर देना। यानी पूरा हाउस जो है वो डिसॉल्व हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। करने की पावर किसके पास होती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। अपने हिसाब से कर देते हैं? नहीं, उनको क्या करते हैं? प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करते हैं। अब खाली सिर्फ एडवाइस करेंगे तो ही करेंगे? नहीं, उनकी अपनी भी डिस्क्रिशन होती है। कब? जब लोकसभा का टर्म जो है 5 ईयर पूरा हो गया तो उनकी डिस्क्रिशन होती है, वो अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। बट टर्म 5 ईयर पूरा नहीं हुआ तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको एडवाइस देंगे डिसॉल्व करने के लिए। राज्यसभा तो हमें परमानेंट हाउस है, पता है, तो वो डिसॉल्व नहीं होगी। तो डिसॉल्व क्या होगी? ऑब्वियसली लोकसभा ही होती है। क्लियर? डिसोल्यूशन एंड द वेरी लाइफ ऑफ द एग्जिस्टिंग हाउस, पूरा ख़त्म हो जाता है। जैसे डिसोल्यूशन होता है तो उसके बाद क्या होते हैं? इलेक्शंस होते हैं, जनरल इलेक्शंस, और जनरल इलेक्शंस के बाद न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा जो होती है वो क्या करती है? इलेक्ट की जाती है। अब 2 टाइप से हमको डिसोल्यूशन देखने को मिलता है, 2 तरीके से किया जा सकता है। पहली चीज़ जो मैंने आपको बताया ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन, कि भाई जब भी 5 ईयर एक्सपायर हो जाते हैं तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं? हाउस को डिसोल्व कर देते हैं। नहीं भी करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिसोल्व हो जाता है हाउस, अगर 5 साल लोकसभा के पूरे हो चुके हैं तो। हमें पता है टेन्योर ऑफ द लोकसभा 5 ईयर का। दूसरा, व्हेन एवर द प्रेसिडेंट डिसाइड टू डिसोल्व द हाउस हो गया, विच ही और सी इज ऑथोराइज टू डू once the Lok Sabha is dissolved before the completion of its normal tenure, the dissolution is irrevocable। एक बार अगर टेन्योर से पहले डिसॉल्व कर दिया प्रेसिडेंट ने तो वापस से वो डिसोल्यूशन लिया नहीं जा सकता, यानी कि डिसॉल्व हो चुकी है, यानी कि डिसॉल्व हो ही चुकी है, उसको वापस से नहीं लिया जा सकता। ऑलराइट, तो ये चीज़ हमें डिसॉल्व के अंदर, डिसोल्यूशंस के अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ और चीज़ों की हम लोग बात करें तो व्हेन द लोकसभा इज डिसॉल्व ऑल द बिजनेस। अब देखिए लोकसभा जब डिसॉल्व होती है तो क्या क्या चीज़ें उसके अंदर
उसके अंदर जितने भी बिल्स हैं, मोशंस हैं, रिजोल्यूशन है, नोटिस है, पिटिशंस है, पेंडिंग बिफोर द हाउसेज हो गया, ये सारी चीज़ें लैप्स हो जाती है। अब क्या क्या चीज़ें लैप्स होती है और क्या क्या नहीं लैप्स होती है लोकसभा के डिसोल्यूशन में, क्योंकि हमें पता है लोकसभा ही डिसोल्व होती है, राज्यसभा तो होगी नहीं, परमानेंट हाउस है। तो अब लोकसभा डिसोल्व हो रही है, इसका मतलब क्या है? तो क्या लोकसभा के अंदर जितने भी बिल्स हैं, मोशंस हैं, रिजोल्यूशंस हैं, नोटिस है, पिटिशंस है, क्या सारे डिसोल्व हो जाते हैं? देखते हैं हम लोग। देखिए, फर्स्टली अगर हम बात करें कुछ ऐसे बिल्स की जो लैप्स हो जाते हैं, तो ऐसा बिल जो पेंडिंग है बिफोर लोकसभा, वो क्या हो जाता है? लैप्स हो जाता है। वेदर ओरिजिनेटेड इन द लोकसभा और ट्रांसमिटेड टू इट बाय द राज्यसभा। तो भाई अगर बिल पेंडिंग है लोकसभा में तो वो क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा, यानी कि लैप्स हो जाएगा ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें, बिल पास बाय द लोकसभा बट पेंडिंग इन द राज्यसभा। भाई पास बाय लोकसभा, राज्यसभा के अंदर पेंडिंग है तो वो भी क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। अ बिल नॉट पास बाय द टू हाउसेज ड्यू टू डिसएग्रीमेंट एंड इफ द प्रेसिडेंट हैज नोटिफाइड द होल्डिंग अ जॉइंट सिटिंग बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा डज नॉट लैप्स। तो याद रखना, जॉइंट सिटिंग नोटिफाई कर दिए, प्रेसिडेंट ही नोटिफाई करते हैं, इसको हमें देखने को मिलता है, आगे हम देख लेंगे। तो जॉइंट सिटिंग अगर नोटिफाई कर देते हैं, कौन? प्रेसिडेंट ही करेंगे उसको। कब? बिफोर द डिसोल्यूशन हाउस, तो वो जो है बिल लैप्स नहीं होता है। रिमेंबर दिस थिंग। दूसरी चीज़, अब बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा बट नॉट पास बाय द लोकसभा डज नॉट लैप्स। भाई राज्यसभा के अंदर ही क्या है? पेंडिंग है, और लोकसभा जो है उसके अंदर तो है ही, तो वो भी बिल जो है वो क्या है? लैप्स नहीं होता है। तो बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा डज नॉट लैप्स। जॉइंट सिटिंग नोटिफाई कर दिए प्रेसिडेंट ने बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, वो भी क्या है? लैप्स नहीं होंगे। और अब बिल पास बाय बोथ द हाउसेज वाज पेंडिंग द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, वो भी लैप्स नहीं होंगे। भाई सिर्फ प्रेसिडेंट के साइन बाकी है, एसेंट बाकी है, तो वो भी क्या है? लैप्स नहीं होते हैं। साथ ही साथ अ बिल पास बाय बोथ द हाउसेज बट रिटर्न बाय द प्रेसिडेंट फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस डज नॉट लैप्स। कि भाई लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट ने साइन करने से मना कर दिया, वापस भेजा सस्पेंसिव वीटो का यूज़ करके, तो भी ये बिल जो है वो क्या है? डिसॉल्व नहीं होगा। तो ये चार चीज़ खास करके हमको याद रखनी है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई लोकसभा का जब डिसोल्यूशन हो जाता है तो कौन कौन से ऐसे बिल्स हैं जो क्या है? डिसॉल्व नहीं होते हैं। पहली चीज़, प्रेसिडेंट ने अगर जॉइंट सिटिंग नोटिफाई कर दी है बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, तो वो क्या है? बिल डिसॉल्व, लैप्स नहीं होंगे। राज्यसभा जो है उसके अंदर अगर पेंडिंग है बिल, तो वो भी डिसॉल्व नहीं होंगे। सिर्फ प्रेसिडेंट के एसेंट बाकी है, लोकसभा राज्यसभा दोनों ने पास कर दिए, प्रेसिडेंट के एसेंट बाकी है, तो वो भी लैप्स नहीं होंगे बिल। और लास्ट, लोकसभा राज्यसभा ने क्या है? पास कर दिए, प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट ने क्या किया? सस्पेंसिव वीटो का यूज़ किया, यानी कि बिल को वापस रिटर्न किया हाउसेस के पास रिकंसिडरेशन के लिए, तो वो भी बिल है वो डिसॉल्व नहीं होंगे। तो ये चार टाइप के बिल हमें याद रखने हैं, एक जॉइंट सिटिंग, एक राज्यसभा में पेंडिंग, तीसरा प्रेसिडेंट के साइन बाकी हो या प्रेसिडेंट ने वापस भेजे हो। ये चार टाइप के बिल जो हैं वो क्या है? ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा डज नॉट लैप्सिस, एज इट इज़ रहते हैं। न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा आएगी तो वो इस बिल को कंटिन्यू कर सकती है। ऑलराइट, तो ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, याद रखना डिसोल्यूशन। ऑलराइट, अगर हम बात करें अब कोरम, तो कोरम का मतलब क्या होता है? भाई मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन द हाउस बिफोर इट कैन ट्रांजैक्ट एनी बिजनेस, और ये होता है 10%, जिसको हम लोग 1/10 भी बोलते हैं। एटलीस्ट 10% लोकसभा और राज्यसभा में मेंबर होंगे, तभी क्या है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर से, यानी कि स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा और चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा, वो क्या करेंगे? अपने हाउस के बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। इससे कम है तो नहीं कर सकते। लोकसभा के अंदर 10% की बात करें तो अराउंड 55, राज्यसभा के अंदर बात करें तो 25, इतने मेंबर एटलीस्ट प्रेजेंट होने चाहिए, तभी ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या करेंगे? अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन ऑन द बिजनेस जो है वो लोकसभा राज्यसभा के चालू हो सकते हैं, और यही मिनिमम नंबर को बोला जाता है कोरम। ऑलराइट, and remember, if there is no quorum during a meeting of the house, it is the duty of the presiding officer either to adjourn the house or to suspend the meeting until there is a quorum। तो quorum होना important है प्रोसीडिंग को स्टार्ट करने के लिए, जो कि 10% होता है, और इसको कौन डिसाइड करते हैं? प्रिजाइडिंग ऑफिसर। लोकसभा का 10%, ओवरऑल सीट का 10%, राज्यसभा के ओवरऑल सीट का। राज्यसभा में हमें पता है 250 सीट्स होती है मैक्सिमम, इसके अंदर हमें पता है 556 मैक्सिमम होती है।
10% हमें पता है 55 और 25 होगा, तो कोरम एटलीस्ट 10% होना चाहिए, तभी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं स्पीकर, नहीं तो नहीं कर सकते। ऑलराइट, अब बात करें वोटिंग इन हाउस। वोटिंग इन हाउस का अंदर क्या होता है, किस तरीके से वोटिंग की जाती है हाउसेस के अंदर, वो देखते हैं। फर्स्टली हमें पता है जितने भी मैटर्स होते हैं, बिल है, रिजोल्यूशंस हैं, मोशंस है, सारी चीज़ों को पास करने के लिए क्या होता है, वोटिंग का यूज़ किया जाता है, मेजोरिटी ऑफ द वोट्स। जनरली जो मेजोरिटी का हम लोग जनरली यूज़ करते हैं वो कौन सी है, सिंपल मेजोरिटी, यानी मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर जितने प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, तो वोटिंग करने के मेजोरिटी मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये सिंपल मेजोरिटी है। इसी का यूज़ किया जाता है जनरली बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए, वोटिंग करने के लिए हाउसेस के अंदर। बट कुछ चीज़ें हैं जिसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, स्पेशल मेजोरिटी का, इफेक्टिव मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, इन सब का यूज़ भी किया जाता है अलग अलग मैटर्स के लिए। और किन किन मैटर के लिए किस टाइप की मेजोरिटी का यूज़ किया जाता है, तो इसके लिए हमारी एक डेडिकेटेड वीडियो है जो मैंने बनाई है इसी चैनल पे, कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, मेजोरिटी बाय नीलो सैनी सर्च कर सकते हैं तो आपको मिल जाएगी वो वीडियो। ऑलराइट, तो मेजोरिटी पे हम लोग ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। अगर आपको कन्फ्यूज़न है सिंपल मेजोरिटी क्या होता है, इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होता है, स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है, इसके 4 फ्लेवर्स क्या क्या होते हैं, अलग अलग 4 फ्लेवर स्पेशल मेजोरिटी के, तो वो सब आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे। ऑलराइट, अगर हम बात करें प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ हाउस हो गया डज नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, हमें पता है स्पीकर जो है वो फर्स्ट इंस्टेंस में क्या है, वोट नहीं करते। चेयरमैन भी वो क्या करते हैं, अपनी कास्टिंग वोट करते हैं इन केस ऑफ अ टाई ऑफ द वोट या इक्वालिटी ऑफ वोट। द प्रोसीडिंग्स ऑफ अ हाउस आर टू बी वैलिड irrespective ऑफ द एनी अनऑथोराइज वोटिंग और द precipitation और participations or any vacancies in its membership. The following point can be noted with respect to the voting procedures in the Lok Sabha. क्या क्या ध्यान में रखने वाले पॉइंट्स हैं जब वोटिंग की जाती है किसके अंदर, लोकसभा में। फर्स्टली याद रखना है हमें, ऑन द कंक्लूजन ऑफ अ डिबेट, जैसे डिबेट खत्म होती है स्पीकर जो है वो क्या करते हैं, क्वेश्चन जो है वो इनवाइट करते हैं कि भाई कितने लोग इसके फेवर में हैं, जो क्या बोलेंगे, जो भी फेवर के अंदर हो गए वो क्या बोलेंगे, यस यस, और जो अगेंस्ट में है वो क्या बोलेंगे, नो बोलेंगे। ये चीज़ें क्या स्पीकर बोलते हैं करने को। स्पीकर उसके बाद क्या कहते हैं, वो सुनते हैं इन चीज़ों को, उसके बाद उनको अगर ठीक लगता है बोले यस जो है यानी कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स ज़्यादा है या फिर नेगेटिव रिस्पॉन्स ज़्यादा है, तो उसी ओपिनियन के अकॉर्डिंगली स्पीकर क्या करते हैं, अपना डिसीजन लेते हैं। और 2 बार कंटिन्यू 2 बार स्पीकर जो है वो क्या है बताते हैं, बोलते हैं कि द यस और द नोज, क्या चीज़ें डिटरमाइन की गई है वो चीज़ें क्या स्पीकर 2 बार कंटिन्यूसली हाउस में बोलते हैं, यानी कि स्पीकिंग के थ्रू क्या होता है, डिसीजन लिए जा रहे हैं ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस। अब देखिए क्या होता है, ये 2 बार अगर स्पीकर ने बोला यस और द नोज, ये यस का मतलब फेवर में हो रही है, बिल के फेवर में लोग जो हैं वो ज़्यादा हैं, नोज का मतलब हो गया अगेंस्ट में ज़्यादा। अब स्पीकर को इन दोनों में से कोई एक डिसीजन लेना है, क्योंकि हो सकता है ज़्यादातर मेंबर फेवर में हो या ज़्यादातर मेंबर अपोज में हो। अब स्पीकर 2 बार ये चीज़ें बोलते हैं, हाँ भाई यस है या फिर क्या है, नोज है, ये चीज़ें। अब देखो कुछ लोग जो हो सकते हैं भाई स्पीकर ने प्रॉपर सुना ना हो, या स्पीकर ने थोड़ा फेवरेटिज्म का यूज़ किया हो, है ना, डिसीजन गलत दे रहे हैं वो, तो उस समय क्या है कि इफ द ओपिनियन ऑफ द स्पीकर एज द डिसीजन ऑफ अ क्वेश्चन इज चैलेंज किया जाता है उनका डिसीजन, देन ही और शी शेल ऑर्डर दैट द लॉबी बी क्लियर। लॉबी को क्या है क्लियर करने के लिए वो ऑर्डर देते हैं, उसके बाद 3.5 मिनट के समथिंग जो है वो होल्ड किया जाता है, फिर he or she shall put the questions a second time and declare whether in his her opinion the yes or the no's have it। उसके बाद वो 3.5 मिनट के बाद डिसाइड करते हैं, बोले हाँ उन्होंने जो डिसीजन लिया था वो सही है या गलत है, यस है और नोज है, वो डिसाइड करते हैं। उसके बाद इफ द ओपिनियंस और डिक्लेयर इज अगेन चैलेंज, वापस अगर चैलेंज किया तो देखो फर्स्टली क्या एक्सेप्ट हो गया तो ओके, अगर चैलेंज किया गया तो लॉबी खाली कराते हैं 3.5 मिनट तक, उसके बाद वो खुद डिसाइड करके बताते हैं, बोले हाँ मैंने जो डिसीजन लिया था वो यस था और नोस था, फेवर में था या अगेंस्ट में था। उसके बाद वापस से क्या वो नोटिफाई करते हैं, बोलते हैं। अगेन अगर चैलेंज होता है तो उसके बाद क्या ऑटोमेटिक रिकॉर्डर्स होते ही हैं, हमें पता है, और अगर वो नहीं होते हैं तो फिर स्लिप का यूज़ किया जाता है और डिसीजन लिया जाता है कि भाई चीज़ें सही है या गलत है, फेवर में वोट ज़्यादा है या अगेंस्ट में है, तो ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग मशीन का यूज़ किया जाता है। हमें पार्लियामेंट में हम स्क्रीन पे देखते हैं, है मूवीज़ देखी होगी आपने आर्टिकल 370 वाली, तो उसके अंदर भी बताया गया लास्ट के अंदर जो वोटिंग्स होती है उनकी, तो स्क्रीन वो ऑटोमेटिक रिकॉर्डर ही होता है, उसका यूज़ करके या फिर स्लिप का यूज़ करके वो क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। और जब भी ये डिसीजन लिए जाते हैं यस का और नोस का, तब जो है याद रखना अगर स्लिप का यूज़ करके किया जा रहा है
तो फिर उनको इंडिविजुअल जो है उनके नाम जो है वो रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं। तो इस तरीके से वोटिंग इन द हाउस होती है। कौन कराते हैं? प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी कि लोकसभा में स्पीकर, और वहाँ चेयरमैन करवाते हैं। फर्स्टली क्या है, बोल देंगे अगर किसी को कोई फर्स्टली क्या है, 2 टाइम्स वो पहले पूछ लिया जाता है भाई किसका, लोग जो है यस है या नोज है, यानी कि फेवर में या अगेंस्ट में है। वो सुनते हैं स्पीकर, उन्हें सही लगता है उसके अकॉर्डिंग वो अपना ओपिनियन 2 बार क्या करते हैं, शेयर करते हैं, हाउसेस के अंदर बोलते हैं। किसी को अगर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है तो चीज़ें पास हो जाती है। ऑब्जेक्शन है तो फिर क्या है, लॉबी को खाली किया जाता है 3.5 मिनट तक। 3.5 मिनट में वो डिसाइड करते हैं, बोले कितने सही थे कितने गलत थे, मैं कितना सही था। उसके बाद 3.5 मिनट के बाद वापस से नोटिफाई करते हैं। अगेन अगर किसी को क्या है कन्फ्यूज़न रहती है या फिर अगेंस्ट में स्पीकर के अगेंस्ट वो है कि भाई स्पीकर फेवरेटिज्म कर रहे हैं, तो फिर क्या करता है, ऑटोमेटिक रिकॉर्डर का यूज़ करके काउंट ही कर लिए जाते हैं, या फिर स्लिप का यूज़ किया जाता है। अगर वो ख़राब हो तो ऑटोमेटिक रिकॉर्डर फिर फाइनल डिसीजन आ जाता है। तो इस तरीके से वोटिंग होती है हाउसेस के अंदर। क्लियर है? और इंस्ट्रूमेंट की बात करें, मेथड्स ऑफ द वोटिंग, तो वोटिंग की मेथड्स क्या क्या होती है हाउसेस के अंदर अगर हम देखें तो याद रखना है हमें, मेथड्स ऑफ वोटिंग के अंदर वेरियस मेथड का यूज़ किया जाता है लोकसभा में वोटिंग के लिए। फर्स्ट आता है वॉइस वोट, तो नाम से हमें पता पड़ा है वॉइस के थ्रू होता होगा। सिंपल मेथड है फॉर डिसाइडिंग अ क्वेश्चन पुट बाय द स्पीकर ऑन अ मोशन मेड बाय द मेंबर। इस मेथड में क्या किया जाता है, क्वेश्चन बिफोर द हाउस इज डिटरमाइंड बाय अगेन जो हमने देखा अ यस और नोस। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या करते हैं, यस और नो, यस और द नो बोलते हैं। यस यानी कि फेवर में है बिल के, नोज यानी कि अगेंस्ट है बिल के। तो ये वॉइस के थ्रू क्या है डिसाइड कर लिया जाता है। तो फर्स्ट मेथड ये देखने को मिलती है। दूसरी आती है डिवीज़न। डिवीजन्स के अंदर क्या होता है, अगेन 3 मेथड का यूज़ किया जाता है डिवीज़न के अंदर। जैसे कि पहला तो है ऑटोमेटिक रिकॉर्डर मशीन जो है इक्विपमेंट का यूज़ करके, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि भाई क्या किया जाता है, ऑटोमेटिक वोटिंग रिकॉर्डर इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है और ये रिकॉर्ड कर लेता है हर एक मेंबर का वोट के भाई ये फेवर में डाल रहे हैं कि अगेंस्ट में डाल रहे हैं। दूसरा स्लिप का यूज़ किया जाता है, यस और नोस की स्लिप कितनी ज़्यादा, कौन सी स्लिप ज़्यादा है, यस की स्लिप ज़्यादा है या फिर नोस की स्लिप ज़्यादा है। इस सबके पास स्लिप होती है, वो अपना थप्पा मारते हैं, स्लिप के अंदर साइन करते हैं और क्या करते देते हैं, उसको काउंटिंग की जाती है। तो वो स्लिप का यूज़ करके भी क्या होता है, डिवीज़न मेथड का यूज़ करके डिसाइड किया जाता है। इसके अलावा बाय द मेंबर गोइंग इनटू द लॉबीज़ में जाने के बाद वॉइस रिकॉर्डिंग भी की जाती है। तो ये भी क्या है, एक डिवीज़न की मेथड है। तो भाई लॉबी के अंदर बेच के क्या है, वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू भी किया जाता है। तो ये 3 मेथड डिवीज़न के अंदर यूज़ की जाती है, ऑटोमेटिक मशीन, स्लिप का यूज़ करके और वॉइस वोट का यूज़ करके। क्या है, मेथड ऑफ वोटिंग हम बोल सकते हैं, डिवीज़न मेथड ऑफ वोटिंग है। सीक्रेट बैलेट की बात करें तो सीक्रेट बैलेट क्या होता है, तो अगेन हमें पता ही है, ड्यूरिंग एन ओपन वोटिंग पीरियड के अंदर क्या होता है, इंडिविजुअल रिजल्ट आर द शोन बाय द 3 कलर्स। याद रखना, जब भी ओपन वोटिंग पीरियड होता है, ओपन बैलेट की अगर हम बात करें तो उसके अंदर इंडिविजुअल का रिजल्ट जो है वो 3 कलर में दिखाया जाता है। ग्रीन कलर का मतलब होता है यस यानी कि फेवर में हो रही है चीज़ें। रेड कलर का मतलब होता है नोज यानी कि अगेंस्ट में है। और येलो कलर का मतलब होता है कि भाई जिसने एब्सटेन किया है, यानी कि भाई ने वोट ही नहीं किया, पार्टिसिपेशन ही नहीं किया। तो 3 कलर कोड का यूज़ करके क्या है, सीक्रेट बैलेट की जाती है। ग्रीन, रेड एंड येलो। ग्रीन का मतलब होता है यस, रेड का मतलब होता है नोज और आई का मतलब होता है एब्सटेन ऑन द इंडिविजुअल रिजल्ट डिस्प्ले पैनल। डिस्प्ले पैनल्स के ऊपर ये 3 कलर का यूज़ किया जाता है और दिखाई जाती है चीज़ें। द सीक्रेट वोटिंग इफ एनी इज हेल्ड ऑन द सिमिलर लाइन्स हो गया, एक्सेप्ट दैट light emitting diode on the individual result display panel flashes only white light to show that the vote has been recorded। तो भाई जब ओपन बैलेट का होता है तो 3 कलर का यूज़ किया जाता है। जब सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होती है तो वो रेडी, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, वाइट लाइट का यूज़ किया जाता है। वाइट लाइट से बता दिया जाता है भाई वोट जो है वो रिकॉर्ड कर लिए गए हैं, किसके फेवर में किसके डिसफेवर में है। वो सिर्फ और सिर्फ वाइट लाइट का यूज़ किया जाता है इन केस ऑफ सीक्रेट बैलेट। जबकि ओपन बैलेट का बात करें हम तो ग्रीन, रेड और येलो लाइट का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बात करें रिकॉर्डिंग ऑफ वोट्स बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्लिप, अगेन वही चीज़ें हैं। इसके अंदर क्या होता है, स्लिप जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिससे कि द मेथड ऑफ द रिकॉर्डिंग ऑफ द वोट बाय द मेंबर ऑन द यस और द नो स्लिप is generally resorted in its eventuality of sudden failures of the working। भाई ऑटोमेटिक वोटिंग रिकॉर्डर इक्विपमेंट अगर वो फेलियर है, वो काम नहीं कर रहा है, तो स्लिप का यूज़ करके किया जा सकता है। दूसरा, एट द कमेंसमेंट ऑफ द न्यू लोकसभा बिफोर द सीट डिवीजन सीट नंबर हैव बीन अलॉटेड टू द मेंबर। भाई सीधी सी बात है, ये ऑटोमेटिक वोटर मशीन जो है वो कैप्चर कब करेगी, सबको अपनी अपनी सीट नंबर दिया होगा, उसी से पता पड़ेगा ना कि भाई 1 से लेके 550 सीट नंबर, या फिर प्रेजेंटली अगर हम देखें तो 543 सीट नंबर हैं।
तो सबको एक एक सीट नंबर अलॉट किया होगा, तो इसके थ्रू ये क्या है, वोटिंग मशीन कैप्चर कर पाएगी वोट। तो ऐसा नहीं किया हो तब भी स्लिप का यूज़ किया जाता है वोट को रिकॉर्ड करने के लिए। देन फिजिकल काउंट ऑफ द मेंबर इन देयर प्लेस पे ही खड़े होके सबको बोल दिया जाता है भाई कितने यस में है, कितने नोज में है, खड़े हो जाओ और सबको फिजिकली काउंट कर लिया, तो ये फिजिकल काउंटिंग। देन कास्टिंग वोट, कास्टिंग वोट तो पता है हमें कौन करते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर करते हैं। स्पीकर हो गया इन केस ऑफ लोकसभा, और राज्यसभा में चेयरमैन वो क्या करते हैं, कास्टिंग वोट करते हैं। और कास्टिंग वोट में हमें पता है नॉर्मल वोट स्टार्टिंग के अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो क्या है, वोटिंग नहीं करते हैं। जब टाई वाले प्रोविज़न होते हैं, टाई वाली चीज़ें हो जाती है, तब कास्टिंग वोट इनके द्वारा की जाती है। और कास्टिंग वोट के थ्रू क्या किया जाता है, फेवर में यानी कि यस एंड द नोज वाला डिसीजन लिया जाता है, कि फेवर में डिसीजन है कि अनफेवर में डिसीजन है, वो चीज़ें ली जाती हैं। तो ये चीज़ें होती है इसके अंदर। ऑलराइट, अब बात करते हैं हम लोग लैंग्वेज इन द पार्लियामेंट। तो भाई पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या लैंग्वेज यूज़ की जानी चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है भाई हिंदी और इंग्लिश का यूज़ किया जाना चाहिए। किसके अंदर, भाई बिज़नेस के ट्रांजैक्शन करने के लिए पार्लियामेंट में हिंदी और इंग्लिश का यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं वो क्या अदर लैंग्वेज जो है उसमें एड्रेस करने के लिए भी परमिशन दे सकते हैं। कोई अपनी मदर टंग में भी लैंग्वेज को क्या है, अपनी मदर टंग के अंदर भी लेक्चर दे सकता है लोकसभा राज्यसभा के अंदर। बट ये फैसिलिटीज़ जो हैं वो साथ साथ में क्या होना चाहिए भाई, उसका ट्रांसलेटर भी साथ में होना चाहिए, कि भाई बंगाली में बोल रहा है तो सभी लोग तो बंगाली नहीं समझेंगे लोकसभा राज्यसभा की, उस समय उसके पास उसके साथ ट्रांसलेटर भी होना चाहिए जो क्या करेगा, चीज़ों को ट्रांसलेट करेगा। और अगर ये इंटरप्रिटेशन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है तो उसको अपनी ट्रांसलेशंस की जो कॉपी है स्पीच के बाद में, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर सभी मेंबर को प्रोवाइड करवानी होगी, अगर ट्रांसलेटर नहीं होता है तो। क्लियर। सो ये चीज़ें हैं कि भाई हिंदी और इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है। साथ ही साथ स्पीकर के ऊपर यानी कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है, वो अदर लैंग्वेजेस के अंदर भी पार्लियामेंट को क्या है, सम्मान करने की, यानी कि अदर लैंग्वेजेस के अंदर पार्लियामेंट को के अंदर अपने लेक्चर्स देने की, अपनी बातें रखने की इजाज़त प्रिजाइडिंग ऑफिसर दे सकते हैं। बट ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट होती है। ट्रांसलेटर नहीं है तो ऑब्वियसली आपको अपना जो लेक्चर्स हैं वो क्या करना होगा, उसकी कॉपी हिंदी और इंग्लिश में सबको डिस्ट्रीब्यूट करनी होगी। इनिशियली जो इंग्लिश की अगर हम बात करें तो फ्लोर पे इंग्लिश का यूज़ करना है, ये 15 ईयर्स तक परमिट किया गया था, यानी कि टिल 1965। 50 के अंदर अपना 1950 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन आया, 15 साल तक ये कंटिन्यू करने का बोला गया था। बट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आता है 1963 का, उसने क्या किया, इंग्लिश को आगे तक कंटिन्यू कर दिया अलोंग विद द हिंदी। तो हिंदी इंग्लिश दोनों का यूज़ किया जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर प्रोसीडिंग्स के लिए। ऑलराइट, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो राइट ऑफ द अटॉर्नी जनरल, राइट ऑफ द मिनिस्टर्स एंड द अटॉर्नी जनरल, इन दोनों के पास राइट्स हैं। क्या राइट्स हैं कि ये क्या कर सकते हैं कि भाई लोकसभा राज्यसभा दोनों की प्रोसीडिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते। भाई मिनिस्टर अगर लोकसभा का है तो राज्यसभा की प्रोसीडिंग में जा सकता है, बोल सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, लेजिस्लेट कर सकता है, सारी चीज़ें कर सकता है एक्सेप्ट राइट टू वोट। वोट वो उसी हाउसेज में करेगा जिस हाउस का वो मेंबर है। अटॉर्नी जनरल की बात करें वो भी ये सारी चीज़ें कर सकते, जा सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, बोल सकता है, अपने ओपिनियन रख सकता है। बट राइट टू वोट जो है वो अटॉर्नी जनरल के पास नहीं होते हैं। अटॉर्नी जनरल क्या होते हैं, तो भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लॉयर होते हैं, हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वकील के तौर पे हम बोल सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वकील होते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। ऑलराइट, तो ये दोनों के पास क्या होते हैं, राइट टू स्पीक होते हैं। एक हाउस का मिनिस्टर दूसरे हाउस में जाके पार्टिसिपेट कर सकता है, दूसरे हाउस का फर्स्ट हाउस में आ सकता है, बट राइट टू वोट नहीं होते। ऑलराइट, फिर लेम डक सेशन की बात करें तो लेम डक सेशंस क्या होता है, तो इट रिफर्स टू द लास्ट सेशंस टू द प्रीसीडिंग ऑफ द प्रीसीडिंग लोकसभा आफ्टर ए न्यू लोकसभा हैज़ बीन इलेक्टेड। भाई न्यूली लोकसभा जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई, तो लास्ट जो लोकसभा थी, प्रीसीडिंग लोकसभा थी, उसका जो लास्ट सेशन होता है उसको बोला जाता है लेम डक सेशन। लेम डक किसको बोला जाता है, भाई ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो इस लोकसभा के एमपी थे बट ये न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा है उसमें एज ए एमपी के तौर पर नहीं आए, तो ये जो एमपीज़ है ये एमपीज़ हो गए, इनको क्या बोला जाएगा, लेम डक बोला जाएगा। और इन्हीं को लेके एक सेशन कंडक्ट करा जाएगा जिसको लेम डक सेशन कहा जाता है। Those members of the preceding Lok Sabha who could not get re-elected to the newly Lok Sabha are called the lame ducks. During the year 1957 की बात करें हम लोग and 1962 की बात करें, when the general election to the Lok Sabha were held, in addition to the 3 sessions of the new Lok Sabha, 1 session each of the preceding Lok Sabha was also held after the election to the newly Lok Sabha had taken place, and result therefore had been announced, but before the newly Lok Sabha was duly constituted. These were the popularly known as lame duck sessions। तो ये 1957 और 62 के अंदर ये कंडक्ट करवाया गया था
बिफोर द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा। द पर्पस ऑफ दिस सेशन का पर्पस क्या होता है, लेमडक सेशन का पर्पस क्या होता है, होता क्या है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि भाई जो एमपीज हम बोल सकते हैं प्रीवियस जो लोकसभा है उनका लास्ट सेशन, खास करके उसमें भी जो ऐसे एमपीज है जो न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा का मेंबर नहीं बन पाया उसके लिए। इसका पर्पस क्या होता है, टू पास द वोट ऑन अकाउंट टू इनेबल द गवर्नमेंट टू कैरी ऑन टिल द न्यू लोकसभा वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, कि भाई वोट ऑन अकाउंट को पास करवाना ताकि खर्चा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जब तक न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा का सेशन स्टार्ट नहीं होता तब तक खर्चा कैसे चलाएगी प्रीवियस गवर्नमेंट या फिर न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो खर्चा कैसे चलाएगी। तो वो खर्चा चलाने के लिए वोट ऑन अकाउंट पास करना होगा। हम बजट करेंगे तब डिस्कस, जब उसमें बात करेंगे वोट ऑन अकाउंट क्या होता है डिटेल में। तो वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, एक टाइप से हम बोल सकते हैं सरकार को अपना खर्चा भी निकालना होता है बिफोर द पासिंग ऑफ द बजट, तो वो होता है वोट ऑन अकाउंट। तो उसको पास करवाने के लिए क्या है, लेमडक सेशंस कंडक्ट कराया जाता है। However, there was no lame duck sessions of the third Lok Sabha as the fourth Lok Sabha was constituted soon after the result of the fourth general elections had been announced. The vote on account was passed in the first sessions of the newly Lok Sabha. इसीलिए वो फोर्थ लोक सभा के अंदर कंडक्ट नहीं कराया गया। ऑलराइट, तो ये होता है लेम डक सेशंस। ऑलराइट, तो आई होप आपको समझ आया होगा। हम यहीं तक रखते हैं अपने लेक्चर्स को। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, ऑलरेडी हम देख चुके हैं, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे एक बार शॉर्ट में फिर भी। ऑलराइट, तो आई होप आपको समझ आई होगी चीज़ें। आज के लेक्चर्स के अंदर जो भी हमने डिस्कस किया आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा हो, चीज़ें समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है प्रीवियस चैप्टर्स में तो आप प्लीज़ रिफ़र कर सकते हैं हमारी चैनल्स पे, जिस पे आपको कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ मिल जाएगी। ऑलराइट, तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।